नमस्कार। देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही यानी इंडियन पॉलिटी जो चल रही है हमारी सीरीज, उसके अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे अमेरिकन संवैधानिक योजना यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। तो अब आप इतनी वीडियो लगभग 10-11 वीडियो मिल चुकी हैं और हमने जो लेवल बढ़ाया था वो बताया था मैंने आपको, चौथी वीडियो से आपको मिला होगा। और आप चौथी वीडियो से अगर देख रहे होंगे तो निश्चित ही आपको लग रहा होगा कि वास्तव में हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं और मेंस के हिसाब से, फाउंडेशन के हिसाब से, आपकी नींव के हिसाब से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर यहाँ से पढ़ेंगे और यहाँ से पढ़ने के बाद में यदि आप क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम एक ओवरऑल देख रहे हैं, इसके बाद में आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से चैप्टर उठा लेते हैं और फिर उसके बाद में कहीं से भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये हम एक ओवरऑल देख रहे हैं। उसके बाद में हम चैप्टर वाइज, जैसे किताबों में परंपरागत तरीके से जो दे रखा होता है उस प्रकार से हम देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे अमेरिकन संवैधानिक योजना। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मैं कहता नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे भी चैनल की जो सब्सक्रिप्शन है उसकी क्या कहते हैं ज़रूरत नहीं है, मुझे भी आवश्यकता है उसकी। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो आपको मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा, लोग मुझसे जुड़ेंगे। ठीक है। अमेरिकन संवैधानिक योजना। अमेरिकन संवैधानिक योजना में हमें पढ़ना क्या है और क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो हम देखेंगे। अभी अमेरिकन संवैधानिक योजना में हम पढ़ेंगे अमेरिका की राज्य व्यवस्था की प्रकृति। ठीक है। अमेरिका के संविधान की या अमेरिका की राज्य व्यवस्था की प्रकृति। सेकंड है अमेरिका के सरकार का स्वरूप। तीसरा है अमेरिका की विधायिका। ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट पढ़ेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, दिखाई दे रहा है ना, अमेरिका की न्यायपालिका। ठीक है। आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे यहां से लेकर के, कितना कवर करें, चलो शुरू के 3 कवर कर लेते हैं। अमेरिका की राज्य व्यवस्था की प्रकृति और अमेरिका की सरकार का स्वरूप, अमेरिका की विधायिका। ठीक है। इसमें आप देखेंगे क्या बेसिकली यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा। अभी मैं अमेरिका के बाद में आपको ब्रिटेन की कराऊंगा, अगर ब्रिटेन के बाद में मैं आपको स्विट्जरलैंड की कराऊंगा, जर्मनी की कराऊंगा, तो उसमें ये क्वेश्चन आपके मेंस में ये पूछ सकता है कि बताइए यहां से क्वेश्चन कैसे बनाएगा। यहां से बना देगा कि अमेरिका की विधायिका तथा भारत की विधायिका में तुलनात्मक अध्ययन करिए। क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है ना। या क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि अमेरिका के सरकार का स्वरूप और भारत की सरकार का स्वरूप में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति के महाभियोग तथा भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में क्या अंतर है, ये आपको चीजें पता होंगी, आप इन पर समझ विकसित कर चुके होंगे तो क्वेश्चन यानी उत्तर लिखने में देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं, कहता हूं आपसे कि क्वेश्चन जो लिखा जाता है, उत्तर जो लिखा जाता है, उत्तर लेखन यहां से नहीं बल्कि यहां से। आपके दिमाग में अगर चीजें हैं तो आप
आप उत्तर लिख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ही चीजें नहीं हैं, एक समझ विकसित ही नहीं है आपका, आपने कोई संकल्पना ही नहीं बना रखी, तो क्या होगा? निश्चित रूप पर आप वहां पर लड़खड़ाएंगे। ठीक है, तो यही है हमारा, आज इसे देखेंगे अमेरिका की राज्य व्यवस्था की प्रकृति। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। आपने नोट नहीं किया हो तो नोट कर ले, पीछे वीडियो को बैक करके रोक करके नोट कर लिया करिए। तो पहला है, क्या था पहला? अमेरिका की राज्य व्यवस्था की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ पॉलिटी अमेरिकन सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। पहले से क्या, यानी हमने पढ़ा कि अमेरिका में कैसी व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था की प्रकृति आमतौर पर कैसी होती है? संघात्मक, एकात्मक और अर्धसंघात्मक, यही बात थी। और ये जो है, आप पीछे की वीडियो देख रहे होंगे लगातार, तो आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने करा चुका हूं इसे, लेकिन तब भी एक रिवीजन के तौर पर हम देख सकते हैं इसे। फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम और सेमी फेडरल। ठीक है, तो यहां पर संघात्मक में भारत, अमेरिका के राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? संघात्मक है। कैसी है? संघात्मक। यदि अमेरिका के संविधान की प्रकृति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमेरिका की राज्य व्यवस्था की प्रकृति, ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। तो अमेरिका के राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? संघात्मक है। भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? संघात्मक है। यानी भारत की भी राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? संघात्मक है। और लेकिन ब्रिटेन की एकात्मक है। यानी यहां पर कोई भी देश के संविधान की प्रकृति यदि संघात्मक होगी, तो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं कि उसमें कौन कौन से प्रावधान मौजूद होंगे? DSWRA, DSWRA, ये कोई नया नहीं है आपके लिए, आपको ये पता है कि DSWRA क्या है? डिवाइडेशन ऑफ पावर। यानी जहां पर शक्तियों का विभाजन केंद्र से और केंद्र की इकाइयों के मध्य में हो रहा हो, तो वहां पर संघात्मक व्यवस्था होगी। अब मुझे बताइए, भारत संघात्मक व्यवस्था है, भारत में शक्तियों का विभाजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भारत में शक्तियों का विभाजन हो रहा है और अमेरिका में भी शक्तियों का विभाजन हो रहा है। तो अमेरिका की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? संघात्मक है। और संघात्मक देखने के लिए हमें देखना है कि वहां के केंद्र तथा उसकी इकाइयों के बीच में शक्तियों का विभाजन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और वहां तो बिल्कुल इक्वल हो रहा है। भारत में तो भी शक्तियों के विभाजन करते वक्त पक्षपात की स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि सेंटर के पास में ज्यादा शक्ति है अपेक्षाकृत राज्य के। ठीक है, सुप्रीटेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्राधिकारता। कहने का अर्थ यह है कि यहां पर संविधान को सर्वोच्च माना जाएगा। कोई भी संसद, वहां की संसद कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं कर सकती जो संविधान से ऊपर हो, या ऐसा कोई भी विधि नहीं बना सकती जो संविधान सम्मत ना हो। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी W मतलब रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपको पता है कि कोई सी भी देश का जब राज्य व्यवस्था की प्रकृति यदि संघात्मक होगी, तो उस देश का संविधान कैसा होगा? लिखित होगा। R मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड मतलब उसमें अनम्य, अनम्य क्या मतलब है? कठोर प्रावधान होंगे। कैसे कैसे प्रावधान होंगे? यदि किसी भी देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति यदि संघात्मक है, तो उसमें कठोर प्रावधान होंगे। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, यानी उसमें कोर्ट की चलेगी, यानी सबसे प्राथमिक नंबर, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में पहले स्थान पर कौन आएगा? न्यायपालिका आएगी। यानी सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। और यही है संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप। यानी जिस संविधान में ये सारी की सारी चीजें पाई जा रही होंगी, वो कैसा है? संघात्मक है। और अमेरिका का संविधान कैसा है? संघात्मक। अमेरिका का संविधान कैसा है? संघात्मक है। जबकि देखिए एकात्मक किसका है? इंग्लैंड का। इंग्लैंड के संविधान को मुझे बताइए डिवाइडेशन ऑफ पावर है?
नहीं है। वहां सारी की सारी शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं। ब्रिटेन में सारी की सारी शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं। मुझे बताइए आप, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां? नहीं है। वहां पर रिजिड प्रावधान है, यानी कठोर प्रावधान है अमेरिका इंग्लैंड के संविधान में? नहीं है। वहां पर इतनी न्यायपालिका से ज्यादा सर्वोच्च कौन है? कार्यपालिका है इंग्लैंड में, एग्जीक्यूटिव। तो ये सारे के सारे प्रावधान किस में आते हैं? ये 5 प्रावधान, ये क्या है? वैश्विक मानकों के आधार पर ये 5 प्रावधान हैं जो हमें संघात्मक व्यवस्था से परिलक्षित करते हैं। अब देखिए, भारत के संघात्मक में और अमेरिका के संघात्मक में क्या अंतर है? ज्यादातर संघात्मक जो देश होते हैं उनमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत के संघात्मक व्यवस्था में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। अब देखिए, संघात्मक व्यवस्था भी 3 प्रकार की हो सकती, ये मैंने सब करा रखा है पीछे आपको। संघ, परिसंघ और महासंघ। संघ, परिसंघ और महासंघ। संघ में क्या था? सेंटर के पास में ज्यादा शक्तियां होंगी स्टेट से। परिसंघ क्या था? सेंटर और स्टेट बराबर होंगे, और यहां स्टेट के पास में ज्यादा शक्तियां होंगी सेंटर से। महासंघ में, ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो भारत में कौन सा संघात्मक है? संघ, यूनियन टाइप। और अमेरिका में कैसा है? परिसंघ, जहां पर सेंटर और स्टेट बराबर शक्तियां रखती हैं अपने आप में। तो आपको, मुझे लगता है कि अमेरिका के इस राज्य व्यवस्था की प्रकृति अब आपको समझ में आ गई होगी, और भारत से मैंने यहां तुलना करके बताया है। और हम बढ़ते हैं, क्योंकि समय नहीं होता है और हमें ऐसे ही हम इस पे काटते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दोबारा में हम चलते हैं। दूसरी क्या थी हमारी चीज? कि सरकार का स्वरूप, अमेरिकी सरकार का स्वरूप। दूसरा क्या था? अमेरिकी सरकार का स्वरूप। अमेरिकी सरकार का स्वरूप ये आप डाल लेना, लेकिन मैं देखता हूं किसी भी देश की सरकार, किसी भी देश के सरकार के 3 स्वरूप हो सकते हैं। यहां अब हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन से संविधान, कौन से देश की सरकार का स्वरूप है, यानी कोई भी देश की सरकार के 3 स्वरूप हो सकते हैं। कौन कौन से 3 स्वरूप हो सकते हैं? पहला, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक। यानी कि हम क्या देख रहे हैं? सरकार का स्वरूप, यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये पार्लियामेंट्री और ये सेमी प्रेसिडेंशियली। तो अध्यक्षात्मक में और संसदात्मक में, अब देखिए, हम संघात्मक का जब हम देख रहे थे, राज्य व्यवस्था की प्रकृति तो हमारी कैसी थी? अमेरिका जैसी थी, लेकिन सरकार का स्वरूप भारत का इंग्लैंड जैसा है। इस बात को समझिए। संसदात्मक स्वरूप में कौन आता है? इंग्लैंड आता है। संसदात्मक स्वरूप में और कौन आता है? इंडिया आता है। जबकि अध्यक्षात्मक स्वरूप में कौन आता है? यूएसए। यूएसए में कैसा स्वरूप है? अब आपको एक बात तो पता पड़ गई कि यूएसए के संविधान में सरकार का स्वरूप जो है वो अध्यक्षात्मक है। इतनी बात क्लियर? और जब अध्यक्षात्मक है तो अध्यक्षात्मक में और संसदात्मक में अंतर क्या है? पहले तो यह समझ लेते हैं हम। अध्यक्षात्मक में और संसदात्मक में अंतर यह है कि देखिए, किसी भी देश के, कोई भी जो देश होता है उसका प्रमुख कौन होता है? उसका प्रमुख, 2 प्रमुख होते हैं, एक तो संवैधानिक प्रमुख और एक सरकार का प्रमुख। चीजों को ध्यान से सुनते चले, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप ध्यान से और नोट मेकिंग कर रहे होंगे, यानी कि लिख रहे होंगे अपनी पुस्तक, अपनी कॉपी में, तो निश्चित ही आपको पूरा समझ में आएगा। अब मुझे एक बात बताइए आप,
हम अध्यक्षात्मक में और संसदात्मक में अंतर समझ रहे हैं। कोई भी देश के दो प्रमुख हो सकते हैं, एक संवैधानिक प्रमुख और एक सरकार का प्रमुख, संविधान का प्रमुख और सरकार का प्रमुख, ठीक है। और किसी किसी देश में संविधान का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, और किसी किसी देश में संविधान का प्रमुख अलग होता है और सरकार का प्रमुख अलग होता है। जब सरकार का प्रमुख एंड संविधान का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, तो सरकार का स्वरूप कैसा होता है? अध्यक्षात्मक होता है। इतनी बात समझ लीजिए कि सरकार का प्रमुख और संविधान का प्रमुख जब एक ही व्यक्ति होता है तो वह स्वरूप सरकार का कैसा होता है? अध्यक्षात्मक होता है। और जब सरकार का प्रमुख कोई अलग व्यक्ति होता है और संविधान का प्रमुख अलग व्यक्ति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती है वो सरकार के हाथों में होती है, यानी सरकार के प्रमुख के हाथों में होती है, और नाम मात्र की शक्ति जो होती है वो संविधान के प्रमुख के हाथों में होती है। इस चीज को समझिए आप। जो संविधान का प्रमुख होगा यहां, और सरकार का प्रमुख, ये अलग अलग होंगे। यहां क्या होंगे? अलग अलग। और यहां एक ही व्यक्ति होगा। संविधान के प्रमुख को संसदात्मक व्यवस्था में राजा, रानी, प्रिंस, राष्ट्रपति आदि कह सकते हैं। संसदात्मक स्वरूप में सरकार के संसदात्मक, दोबारा सुनिए, सरकार के संसदात्मक स्वरूप में संविधान के प्रमुख को राष्ट्रपति, प्रिंस, राजा, रानी आदि बोल सकते हैं, जबकि सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री बोलते हैं। दैट्स क्लियर। अब यहां पर प्रधानमंत्री के हाथों में ज्यादा शक्ति होती है, यानी वास्तविक शक्ति संसदात्मक स्वरूप में किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास में होती है। और जबकि संवैधानिक यानी नाम मात्र की शक्ति किसके पास में होती है? वो राष्ट्रपति, राजा, रानी, प्रिंस आदि के हाथों में होती है। ठीक है। अब देखिए, एक अंतर तो आपको यह पता पड़ गया कि सरकार के स्वरूप में सरकार का प्रमुख और संविधान का प्रमुख, एक अंतर। और दूसरा अंतर क्या हो गया? यहां दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे ही रहा होगा। सरकार के 3 अंग होते हैं। यहां से मैं यहां आ रहा हूं दूसरा अंतर समझने के लिए। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। देखिए, जब भी अध्यक्षात्मक स्वरूप होगा वहां पर कार्यपालिका के सदस्य अलग होंगे और विधायिका के सदस्य अलग होंगे। यानी कि अध्यक्षात्मक स्वरूप में, सुनिए मेरी बात को पहले, अध्यक्षात्मक स्वरूप में कार्यपालिका के सदस्य अलग होंगे और विधायिका के सदस्य अलग होंगे और न्यायपालिका के सदस्य तो होंगे ही अलग। लेकिन संसदात्मक स्वरूप में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कार्यपालिका जो होगी, कार्यपालिका के जितने भी सदस्य होंगे वो कहां से निकलेंगे? विधायिका से निकलेंगे। यानी कार्यपालिका के सदस्य कहां से आएंगे? लेजिस्लेटिव से आएंगे। ठीक है, विधायिका से निकलेंगे कार्यपालिका के लिए। क्या समझे? दोबारा से समझो इस चीज को। सरकार के 3 अंग होते हैं, चाहे संसदात्मक स्वरूप हो चाहे अध्यक्षात्मक स्वरूप हो। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अध्यक्षात्मक स्वरूप यानी अमेरिका वाले फॉर्म में, यानी सरकार के अमेरिका वाले फॉर्म में, यानी अध्यक्षात्मक में
कार्यपालिका के सदस्य अलग होंगे, विधायिका के सदस्य अलग होंगे। यानी विधायिका और कार्यपालिका, आपको पता है विधायिका और कार्यपालिका क्या काम करते हैं, या मैं ऐसे ही चल रहा हूं? इतना तो पता ही होगा आपको। विधायिका अर्थात जो कानून बनाती है, ऐसी संस्था, सरकार की ऐसी संस्था जो कानून बनाती है, सरकार की ऐसी संस्था जो कानून बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। और सरकार की ऐसी संस्था जो उस कानून को जमीन पर लागू करने का काम करती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। और अध्यक्षात्मक स्वरूप में कार्यपालिका के सदस्य अलग होते हैं, विधायिका के सदस्य अलग होते हैं, और ये दोनों संस्थाएं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में काम करती हैं अध्यक्षात्मक स्वरूप में। ठीक है। वहीं संसदात्मक स्वरूप में क्या काम करेंगी, कार्यपालिका के सदस्य जितने भी होंगे वो विधायिका से ही निकले हुए होंगे। कार्यपालिका के जितने भी सदस्य होंगे, यहां ये दोनों स्वतंत्र नहीं है। न्यायपालिका तो अपना स्वतंत्र है दोनों में ही, चाहे अध्यक्षात्मक हो चाहे संसदात्मक हो, लेकिन यहां विधायिका में से ही, संसदात्मक में विधायिका में से ही कार्यपालिका के सदस्य निकलेंगे, और ये दोनों स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे, मिलकर के ही काम करना पड़ेगा इन्हें संसदात्मक स्वरूप में। ठीक, इतनी बात मुझे लग रही है अब आपको समझ में आ गया होगा, और अमेरिका की सरकार का स्वरूप भी समझ में आ गया होगा कि कौन सा है, अध्यक्षात्मक स्वरूप है। पहला, सरकार का प्रमुख और संविधान का प्रमुख एक ही व्यक्ति होगा, जैसे राष्ट्रपति बोला जाएगा यानी प्रेसिडेंट बोला जाएगा, और प्रेसिडेंट जो होगा उस पर ही सरकार की पूरी ताकत होगी और संविधान की पूरी ताकत होगी। और कार्यपालिका यानी जो राष्ट्रपति होगा उसका विधायिका से कोई मतलब नहीं है, और विधायिका के सदस्यों से भी कोई मतलब नहीं है, वो अलग हट करके काम कर सकता है। अब मुझे बताइए, यहां से क्वेश्चन आ गया कि भारत के संविधान यानी भारत के संविधान में यदि संविधान निर्माताओं ने सरकार के स्वरूप में संसदात्मक स्वरूप की अपेक्षा बजाय अध्यक्षात्मक स्वरूप अपना लिया होता तो क्या प्रभाव पड़ता, या हमें भारत की सरकार, हमारी राज्य व्यवस्था में ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, अध्यक्षात्मक स्वरूप की संसदात्मक स्वरूप के बदले में अध्यक्षात्मक स्वरूप अपना लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, इसका उत्तर आप कैसे देंगे? अध्यक्षात्मक स्वरूप में क्या है, एक ही व्यक्ति के ऊपर ताकत है सारी की सारी, यानी जितनी ताकत जितनी भी सारी की सारी ताकत है अमेरिका की एक ही व्यक्ति के पास में है, और अमेरिका का लगभग एक जैसा देश है। और लेकिन भारत में अगर एक ही व्यक्ति के पास में सारी की सारी ताकत दे दी जाएगी तो क्या होगा, वहां विधायिका और कार्यपालिका मिलकर के काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां भारत जैसा विविधता मूलक देश है, यहां अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग, यहां देखिए बताइए कौन से धर्म का व्यक्ति नहीं रहता, यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध सभी रहते हैं। और इसीलिए यहां पर संसदात्मक स्वरूप है, और आप मुझे लगता है कि अब अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा है, फिर ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है भाई, मेरे पास वाईफाई तो है नहीं जो मैं अपलोड कर दूं, नहीं तो मैं आपकी लाइव क्लासेस नहीं चला रहा होता। वैसे ही है, जो भी नेट मिलता है मैं आपको प्रयास कर रहा हूं अच्छी से अच्छी सर्विस देने का, यानी सेवा देने का। तो सरकार का स्वरूप हमने कर लिया था। अब है क्या, सरकार का अमेरिका की विधायिका, अमेरिका की विधायिका। ठीक है, अब अमेरिका की विधायिका को समझिए पहले। अमेरिका की विधायिका को, यानी कि अमेरिका की विधायिका, यहां हम लिखते हैं यूएसए और यहां हम लिखते हैं इंडिया। अब आप इसे समझिए अच्छी तरीके से। अमेरिका की केंद्रीय विधायिका, अमेरिका की केंद्रीय विधायिका को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। क्या बोलते हैं, कांग्रेस। जबकि इंडिया यानी भारत की केंद्रीय विधायिका को क्या बोलते हैं, संसद। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी यहां से, कांग्रेस और संसद। अब संसद के दो भाग होते हैं, क्या होते हैं, संसद के दो भाग होते हैं, आपको पता ही है कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसके भी दो भाग होते हैं,
कौन कौन से? एक प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट। ठीक है। लोकसभा में क्या होता है मुझे बताइए? लोकसभा में हम अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं कि जाइए आप हमारे लिए वहां कानून बनाइए। राज्यसभा में क्या होता है इसे समझिए पहले। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में यह राज्यों की प्रतिनिधि मूलक सभा है। क्या है? राज्यों की प्रतिनिधि मूलक सभा। ये भी राज्यों की प्रतिनिधि मूलक सभा है। अब मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि कहां पर सीनेट और राज्यसभा सेम है और कहां पर अलग हैं। कहां पर प्रतिनिधि सभा और लोकसभा सेम है, कहां पर अलग हैं। अब मुझे बताइए, कार्य जो कर रहे हैं यह भी राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है। अमेरिका में अमेरिका की कांग्रेस की एक सीनेट जो है वो भी राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है। वहीं राज्यों की प्रतिनिधि मूलक सभा राज्यसभा भी है जो कि किसका हिस्सा है? संसद का। ठीक है। अब मुझे आप बताइए, आप क्या बताएंगे? यहां पर पहली बात तो यह है कि यूएसए में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य। इस बात को समझ लीजिए। दूसरी बात, जो लोकसभा है, लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा क्या करती है? लोगों का, यानी इसे कह सकते हैं लोकप्रिय सदन। इसे भी क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन। यहां पर भी ये भी प्रतिनिधि सभा भी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब जो लोकसभा है उसमें कितने सदस्य हैं? भारत की लोकसभा में कितने सदस्य हैं ये तो आपको पता होगा, 545 हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245 हैं। अब मुझे बताइए, राज्यसभा के जो सीट हैं इनका बंटवारा जो राज्यों के आधार पर राज्यों में हुआ है वो कैसे हुआ है? जनसंख्या के आधार पर हुआ है। कैसे? जनसंख्या के आधार पर। उत्तर प्रदेश में ज्यादा जनसंख्या है तो वहां ज्यादा सीटें दे दी, 31। जबकि सिक्किम में कम जनसंख्या है तो वहां 1-2 सीट देकर के काम चला दिया उनका। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कैसा है? अमेरिका में 50 राज्य हैं। कोई कितनी भी जनसंख्या रख रहा है, अमेरिका को इस बात से कोई मतलब नहीं है, सीनेट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसी राज्य में ज्यादा जनसंख्या है और किसी राज्य में कम जनसंख्या है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य पर 2 सीटें दे दी गई और यहां टोटल सीटें कितनी हो गई? 100। बोला एक राज्य सीनेट की 2 सीट रखेगा। जैसे राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 31। लेकिन सीनेट में कितनी है? 100। क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य, कोई छोटा राज्य है क्या है, कोई बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन यहां पर क्या है कि प्रत्येक को 2 सीट अलॉट की गई हैं। आपको 2 सीटों से आना है, 2 सदस्य आने हैं प्रत्येक राज्य से। ये 100 सदस्य, यानी सदस्यों के नाम पर यहां पर और वहां पर थोड़ा सा मतभेद दिखाई दे रहा है आपको। वहां पर जनसंख्या के आधारों पर सीटों का वितरण है, यहां पर राज्यों के आधार पर, यानी प्रत्येक राज्य को 2 सीटें दी गई हैं। ठीक है। इस सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष है। ये तो आपको पता ही होगा, कॉमन सा क्वेश्चन है। 6 वर्ष और इसके भी 6 वर्ष। ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब यहां इसकी और इसकी देखिए। अब आप इसकी तुलना इससे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसकी तुलना प्रतिनिधि सभा की यानी रिप्रेजेंटेटिव हाउस की तुलना लोकसभा से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि वही काम प्रतिनिधि सभा कर रही है, वही काम भारत में कौन करेगी? लोकसभा करेगी।
और जो काम सीनेट कर रही है अमेरिका में, वही काम भारत में राज्यसभा कर रही है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब लोकप्रिय सदन कैसे है, तो यहां पर कितनी सीटें हैं इसकी, 435 सीटें हैं, जबकि भारत में लोकसभा में कितनी है, 545। यहां पर भी लोग अपने सदस्यों को चुन करके भेजते हैं कि जाइए और हमारे लिए कानून बनाइए। क्यों भेजते हैं ना, हमारे लिए कानून बनाइए। लेकिन यहां के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 2 वर्ष, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। ये भी आपको पता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, और यहां के सदस्यों का कितना है, 2 वर्ष। एक अंतर और है इसमें, क्या अंतर है कि भारत का कोई व्यक्ति है, चाहे रहने वाला कहीं का है, निवासी वो गुजरात का है। अब देखिए, हमारे देश के वजीर आजम को ही देख लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहां के हैं, गुजरात के, और चुनाव कहां लड़ने आते हैं, बनारस। राहुल गांधी जी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, लेकिन चुनाव वाडियार पहुंच गए केरला में लड़ने के लिए। तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो व्यक्ति यानी जिसका नामांकन वहां है, वहीं पर वहीं का चुनाव लड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए आप, यानी जिस जहां का निवासी है वो वहीं का चुनाव लड़ेगा। मुझे लग रहा है कि अब इसमें आप तुलना कर सकते हैं। अब आप बताइए, अमेरिका की विधायिका और भारत की विधायिका में अंतर स्पष्ट करने के लिए आएगा तो क्या आप कर नहीं पाएंगे अंतर स्पष्ट? और क्या रह गया इसमें बताइए? और तो कुछ नहीं रह गया। तो मुझे लगता है कि अब आज के क्लास यहीं दी एंड कर देना चाहिए, और आगे हम बच्ची कुछ ही चीजें कराएंगे। उसके बाद में इंग्लैंड के संविधान की शुरुआत करते हैं। जैसे ही ये होता है उसके बाद में संविधान सभी देशों के खत्म, सभी देशों के नहीं, 4-5 देशों के करने हमें। और जैसे ही ये खत्म होते हैं उसके बाद में बहुमत के प्रकार वगैरह ऐसी चीज शुरू करके फिर चैप्टर वाइज शुरू कर देंगे। ठीक है, प्रस्तावना लगभग 1-2-3 लेक्चर में खत्म होगी जहां तक मुझे अंदाज है। तो भाई देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सामने मैं लगभग गिड़गिड़ा सा ही रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। इतने पर तो अब आपको इतनी नॉलेज में दे रहा हूं, कोई चकाचौंध तो है नहीं। डिजिटल वाला सिस्टम तो आपको पता पड़ गया होगा कि आज के वर्तमान परिदृश्य में भी डिजिटल वाला सिस्टम नहीं है। ऐसे ही बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं आपको, तो आपको सब्सक्राइब और शेयर कर देना चाहिए, इतना तो आपका बनता है। धन्यवाद।